नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सी। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, क्या काम है इसका, किस तरह से ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो है क्या चीज। सामान्यतः जो न्यूक्लिक एसिड है यह एक आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ठीक है, किसी भी जीव के शरीर में यह किसकी तरह कार्य करता है? सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे। और दूसरा है कि इसका कंपोजिशन, इसका संगठन। ठीक है, तो मेन रूप से यह किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे बात करें हम इसके संगठन की, तो जैसे शर्करा होती है, और शर्करा भी कौन सी होती है? पेंटोज शर्करा, यानी 5 कार्बनों वाली शर्करा होती है। इसी प्रकार से इसमें नाइट्रोजन 4 पाए जाते हैं, और तीसरा पाया जाता है फॉस्फेट समूह। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल में बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से इनका संगठन होता है। ठीक है, और किस प्रकार से ये सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, और दूसरे क्या काम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। चलिए, तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है इसके मतलब किन किन चीजों से मिलकर ये बने होते हैं, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो हम अभी बात कर रहे थे कि इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हो गया पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन युक्त। ठीक है, दूसरा, अब यहां पर पेंटो शर्करा की भी बात करें हम, तो पेंटो शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर 2 तरह की शर्कराएं पाई जाती हैं पेंटोज में। सामान्यतः हम बोल देते हैं राइबोज शर्करा। ठीक है, लेकिन ये शर्कराएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज, और दूसरी होती है राइबोज। ये तो हो गई शर्करा की बात। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल में जो पहला भाग है इसका वो कौन सा है? राइबोज, सॉरी पेंटो शर्करा। और पेंटो शर्करा कौन सी हो गई? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग होता है इसका नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार, अब जो नाइट्रोजन बेस हैं या नाइट्रोजन क्षार हैं, ये इसके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्यूरिन। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार, और वहीं इसका दूसरा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है पिरिमिडीन, या पायरिमिडीन बोल देते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 ग्रुप होते हैं नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ये पाए जाते हैं। और प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आते हैं, और पिरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं, तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार है प्यूरिन ग्रुप के अंदर, एक आता है एडिनिन, दूसरा आता है गुआनिन।
एडेनिन और गुआनिन। अब एडेनिन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं ए से, और गुआनिन को प्रदर्शित करते हैं हम जी लेटर से। ठीक है। और वहीं पिरिमिडिन की हम बात करें तो इसमें तीन प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? थाइमीन, साइटोसिन, और तीसरा होता है यूरेसिल। ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके दो भाग, पहला भाग हो गया पेंटोस शर्करा और दूसरा भाग हो गया नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन जो क्षार हैं वो दो प्रकार के हैं, एक प्यूरिन समूह है, दूसरा पिरिमिडीन समूह होता है। प्यूरिन समूह में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात करें यहां पर पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन में जो थाइमीन है इसको हम प्रदर्शित करते हैं टी से, साइटोसिन को प्रदर्शित करते हैं सी से, और यूरेसिल को प्रदर्शित करते हैं यू लेटर से। ठीक है। तो इस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका तीसरा जो भाग है वो होता है फॉस्फेट समूह। न्यूक्लिक अम्ल का तीसरा भाग कौन सा होता है? फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह। तो इस तरह से किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, या न्यूक्लिक अम्ल के तीन भाग होते हैं जो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल के तीन भाग कौन कौन से हो गए? पेंटोस शर्करा, पांच कार्बन युक्त शर्करा, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज, कोई सी एक इनमें से पाई जाए। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं? प्यूरिन समूह और पाइरिमिडीन समूह। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन आते हैं, जबकि जो पाइरिमिडीन ग्रुप है उसमें थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनको शामिल किया जाता है। और तीसरा भाग होता है फॉस्फेट समूह। ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसके बारे में? इसके तीनों कंपोनेंट के बारे में। अब यहां पर जब ये न्यूक्लिक अम्ल बनता है, ठीक है, तो जब दोनों नाइट्रोजन क्षार यानी प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार हमेशा पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, किस तरह से जुड़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। देखो, ये इसके भागों की बात हो गई। पहला हो गया पेंटोज शर्करा। ठीक है। पेंटोज में कौन कौन सी आ गई? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन समूह में पहला भाग कौन सा है नाइट्रोजन क्षार का? इसमें प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन को शामिल किया है, और पिरिमिडीन में थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल को शामिल किया जाता है। और तीसरा भाग क्या होता है इसका? फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है। अब देखो, अब जो न्यूक्लिक अम्ल जो है इसके प्रकार की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है। डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबोज, डी फोर डीऑक्सी, आर फोर और एन फोर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। यानी इनके अंदर जो अंतर होता है वह मुख्य रूप से शुरुआत में शर्करा वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए जिस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है उसको हम डीएनए बोल देते हैं, और जिसके अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? आरएनए कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें हम पहले बात करते हैं कि जो पहला न्यूक्लिक एसिड है डीएनए। ठीक है। तो डीएनए जो है उसके बारे में बात करें हम, तो डीएनए के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? फ्रेडरिक मिश्र। और इसकी जो इन्होंने खोज की थी वो कब की थी? 1869 में की थी। ठीक है।
तो डीएनए के खोजकर्ता कौन हो गए? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए और आरएनए दोनों ही किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। या ये कहें कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो छोटी छोटी इकाई हैं, किसकी? डीएनए और आरएनए की। और इन इकाइयों से मिलकर के, चाहे हम डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए हैं, दोनों के दोनों किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इनके पॉलीमर होते। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो देखो, जो शर्करा है, चाहे वो नाइट्रोजन क्षार है, ठीक है, और शर्करा दोनों मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और जब इनके साथ में शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और साथ में फॉस्फेट समूह तीनों जुड़ जाते हैं, तो तीनों मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं, वो क्या होती है? एक इकाई होती है डीएनए और आरएनए की, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियो। ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? यहां पर फॉस्फेट समूह अनुपस्थित होता है न्यूक्लियोसाइड में, जबकि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह, ठीक है, तीनों उपस्थित रहते हैं। इस तरह से बनते हैं। देखो, ये हो गए पेंटोज शर्करा। ठीक है। ये 5 कार्बन वाली शर्करा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है। इस तरह से ये 5 कार्बन हो गए। और 5वें कार्बन पर यहां पर जो पिंक वाला एरिया है, ये क्या हो गया? फॉस्फेट समूह। ठीक। और जो नाइट्रोजन क्षार है, इस पेंटोज शर्करा पर कौन से कार्बन पर जुड़ा रहता है? ये C1 पर, पहले नंबर के यहां पर ये उपस्थित रहता। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें तो नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया? ये यहाँ पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो एक बार हम इस फॉस्फेट समूह को अलग कर देते हैं, या ये कहें इस तरह से हम बनाएं। देखो, ये क्या हो गई? अपनी पेंटोज शर्करा हो गई। ठीक है। ये शर्करा हो गई, ये C5 है यहाँ पर, और ये C1 है। जब इस पेंटोज शर्करा से, जब इस पेंटोज शर्करा से केवल और केवल यहां पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन क्षार। तो इस अवस्था में यह जो संरचना है क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गई? पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, तो दोनों मिलकर के किस संरचना का निर्माण कर रहे हैं? ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। और वहीं इसमें जब फॉस्फेट समूह और जुड़ जाता है, ये और ऐड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर मान लो ये क्या आ गया? यहाँ पर फॉस्फेट समूह आ गया। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अब न्यूक्लियो। ठीक है। यहाँ पर टैड मतलब तीनों चीजें आ गई, इस तरह से याद रखें। टैड मतलब तीनों चीजें आ गई। ठीक है। तीन और टैड। ठीक। तो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह, जब तीनों चीजें उपस्थित हैं, तो यह संरचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और यही न्यूक्लियोटाइड सभी मिलकर के, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ करके इसका निर्माण करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, यानी डीएनए या आरएनए, दोनों के दोनों किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के नहीं होंगे, किसके होंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में केवल दो चीजें पाई जाएंगी, कौन कौन सी? शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो पेंटोज शर्करा है,
किससे जुड़ रही है? नाइट्रोजन क्षार से जुड़ रही है। ठीक है। और पेंटोस शर्करा किससे जुड़ रही है? फॉस्फेट समूह से भी जुड़ रही है। तो इनके मध्य कौन कौन से बॉन्ड यहां पर पाए जाते हैं? ठीक है। तो देखो, यहां पर देखो, यहीं पर कर लेते हैं बात इसके बारे में। दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारों के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है? यानी जब प्यूरिन नाइट्रोजन समूह का नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन नाइट्रोजन समूह के क्षार के साथ जुड़ता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है। और नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के मध्य, पेंटोस शर्करा के मध्य, यहाँ पर जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक। कौन से बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं ये? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, ये दोनों कौन से बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? फॉस्फोरस से फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो इनके बीच में कौन सा बंध रहेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो इस तरह से यहां पर यहां पर जब दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य जो बंध पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है। और नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा के मध्य जो बंध पाया जाता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। और पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? मतलब एक तरह से हम बात करें कि जो दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य यहाँ पर क्या है, एक दूसरी नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड और पाया जाएगा इस तरह से। ये नाइट्रोजन क्षार इसका यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? एक फॉस्फेट समूह यहाँ रहेगा। ठीक। और यहां से इनके मध्य यानी इसका जो तीसरा कार्बन और इसका पांचवा कार्बन, ये जो पूरा बंध बनेगा ये क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बंध। ठीक है। इस तरह से जो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी ये बहुलक आपस में जो न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं कि ये किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि तीन प्रकार की चीजों के बारे में बात हमने की कि न्यूक्लिक अम्ल में तीन चीजें पाई जाती हैं। पेंटोस शर्करा हो गई, नाइट्रोजन क्षार हो गया, फॉस्फेट समूह। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार से जुड़ता है। ठीक है। और किसके द्वारा जुड़ता है? हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षारों के मध्य, नाइट्रोजन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है। ये बात हो गई। तो वही बात करें, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन से जुड़ रहा है। तो प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? पिरिमिडीन के कौन से होते हैं? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसके तीन होते हैं। कौन कौन से? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। हम बात कर रहे हैं डीएनए में। तो डीएनए में जो है, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ यानी टी के साथ, और ग्वानिन जुड़ता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। लेकिन यहां पर जो एडेनिन है
यह 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ता है, और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2 होते हैं। जबकि गुआनिन और साइटोसिन के मध्य कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। पहली चीज कि जो डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार यानी एडेनिन और गुआनिन हो गए, पिरिमिडीन के जो नाइट्रोजन क्षार है उनसे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एडेनिन तो प्यूरिन का हो गया, और पिरिमिडीन का कौन सा हो गया? थाइमिन हो गया। उसी प्रकार से गुआनिन प्यूरिन का हो गया, और साइटोसिन पिरिमिडीन का हो गया। दोनों नाइट्रोजन क्षार किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और यहां पर गुआनिन व साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित। ठीक है, तो ये बात हो गई किससे संबंधित? डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ गया, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ गया। तो यहां तो ये प्यूरिन के दोनों नाइट्रोजन क्षार कंप्लीट हो गए। अब हम पिरिमिडीन की बात करें, तो भाई इसमें जो यूरेसिल है उसका क्या रोल है? ठीक है, यूरेसिल कहाँ आएगा? तो यूरेसिल जो है वो किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए में यूरेसिल क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो डीएनए में क्या रहता है? यूरेसिल अनुपस्थित होता है। ठीक, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि जो ये बात अपनी पूरी हो गई, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ गया 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, और आरएनए में जो साइटोसिन है उसकी जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके हम मॉडल की बात कर लेते हैं डीएनए के, कि जो डीएनए है इसका एक द्विरज्जुकी मॉडल दिया गया। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल, द्विरज्जुकी मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था? सन 1953 में दिया गया, और इस चीज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अब डबल स्टैंडर्ड से मतलब क्या है? द्विरज्जुकी से मतलब क्या है? यानी रज्जु का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, तो दी मतलब दो। तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? 2 रस्सियों के समान होती है। यानी इस तरह से माने कि जो दोनों रस्सी हैं वो एक दूसरे के समानांतर, यहाँ पर जो शब्द यूज करते हैं हम वो करते हैं प्रति समानांतर। इस तरह से माने कि 2 रस्सियां हैं, समान दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, और उनके मध्य क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो किसके मध्य होते हैं? नाइट्रोजन क्षारों के मध्य होते हैं। ठीक है, तो द्विरज्जुकी मॉडल है, यानी 2 रस्सियों के समान इसकी संरचना होती है। इस तरह से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, डीएनए के जो दोनों रज्जु हैं वो कैसे हैं? 30 समानांतर। और 30 समानांतर का मतलब क्या है? कि एक की तो दिशा होती है, हम माने 5-2 3, और दूसरे की दिशा क्या होती है? 3-2, सॉरी, 5-2 3। यानी देखने में तो हमें ये कैसे लगेंगे? एक जैसे, रस्सियां कैसी लगेंगी? एक जैसी। लेकिन उनके हेड और टेल में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। तो वो हमें किससे पता चलता है? जो पेंटो शर्करा है उससे। ठीक है, कैसे? इस तरह से माने हम कि जैसे हम बात कर रहे थे
मान लो ये क्या हो गई, पेंटोस शर्करा। ठीक है, ये दूसरी पेंटोस शर्करा हो गई, और ये हो गई तीसरी। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, यहाँ पर गुआनिन आ गया, यहाँ पर मान लो थाइमिन है। ठीक है, तो इस तरह से है। और यहाँ पर ये नंबर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये इस तरह से यहाँ पर आ गया पांचवा कार्बन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, सेम यही कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी जो है वो कैसी रहेगी, प्रति समानांतर, यानी यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्षार हैं। ठीक है, और ये जो जुड़े रहते हैं, हम बात कर रहे थे वहां पर कि पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, यहाँ पर फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है। तो ये फॉस्फेट समूह इसके तीसरे नंबर के कार्बन को जोड़ता है। ठीक है, और इसके पांचवें नंबर के कार्बन को जोड़ता है। ठीक है, सेम चीज यहीं पर होगी, यहां पर भी क्या आएगा, फॉस्फेट समूह आएगा। भाई न्यूक्लियोटाइड तभी तो बनेगा, इस न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट समूह यहाँ पर इस तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पर इस पांचवें नंबर के कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा है, हम चलें इधर से, तो इस तरह से माने हम कि यहाँ पर क्या है, पहले कौन सा आ रहा है, ये पांचवें नंबर का कार्बन आ रहा है, तो 5-2 3 मान लेते हैं हम इसकी। ठीक है, अब यहाँ इधर की तरफ जो इसकी रज्जु रहेगी, वो कैसे रहेगी, देखो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसकी रहेगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, क्योंकि हमेशा पहले नंबर के कार्बन पर क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, और यहाँ पर एडेनिन है, तो एडेनिन से क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, तो यहाँ पर थाइमिन आ जाएगा। ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पांचवें नंबर का कार्बन, और इसी से क्या जुड़ेगा, यहाँ पर फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। फिर यहाँ पर ये दूसरा वो आ जाएगा, पेंटोस शर्करा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी तीसरी पेंटोस शर्करा। तो वही सेम, पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन। ठीक है, अब पहले कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इधर की तरफ एडेनिन किसका है, एडेनिन हो गया प्यूरिन का भाग, तो इधर की तरफ कौन सा आएगा, पिरिमिडीन का आएगा। एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन के साथ, और एडेनिन और थाइमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। यहाँ पर गुआनिन आ गया। ठीक है, गुआनिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से, तो यहाँ साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार आएगा। इनके मध्य कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। थाइमिन किससे जुड़ता है, एडेनिन के साथ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। और वहीं यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ये फॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टर बंध यहाँ पर बनता है, पहले और वो सॉरी पांचवें और तीसरे कार्बन के मध्य। तो इस तरह से एक तरफ तो कौन सी क्रम हो गया, 5-2 3 हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये इधर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 5-2 3। ठीक है, इस तरह से ये जो दोनों चेन बनती हैं, दोनों जो रज्जु बनते हैं, वो कैसे बनते हैं दोनों, एक रज्जु तो बनाइए और एक कॉर्ड बनाइए, तो दोनों कॉर्ड की जो दिशा है वो कैसी है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो डीएनए जो द्विरज्जु की संरचना है, ठीक है, उसके जो दोनों रज्जु हैं वो कैसे हैं, प्रति समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर। और इनकी जो दिशा होती है, एक की होती है 3-2 5, तो दूसरे की होती है 5-2 3। तो यहाँ पर जो रज्जु बन रहा है, ठीक है, जो रज्जु यानी इसकी जो कॉर्ड बन रही है, उसको बनाने वाली कौन कौन सी संरचनाएं हैं, एक तो हो गई पेंटोस शर्करा, कौन सी हो गई, पेंटोस शर्करा, और दूसरी कौन सा हो गया, फॉस्फेट समूह। तो रज्जु को बनाने वाली संरचनाएं कौन 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 सी हैं, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, रज्जु का निर्माण करते हैं। तो रज्जु किसके द्वारा बना होता है, पेंटोस शर्करा और साथ में फॉस्फेट समूह।
और बीच में जो सीढ़ीनुमा संरचना का दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, दोनों रज्जुओं को जोड़ने का काम, दोनों रज्जुओं को जोड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? नाइट्रोजन क्षार करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो दो चीजें यहां पर क्लियर। एक तो कौन सी, दोनों की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? प्रति समानांतर, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बीच में ये किसके द्वारा, दोनों रज्जु हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? नाइट्रोजन क्षारों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं दोनों रज्जु? नाइट्रोजन क्षारों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और नाइट्रोजन क्षारों में कौन सा बंध पाया जा रहा है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब जो ये रस्सीनुमा संरचना है, ठीक है, ये कैसी रहती है? मुड़ी हुई, अपनी अक्ष पर क्या हो जाती है? कॉन्ड हो जाती है, घूम जाती है, टर्न हो जाती है। दोनों रज्जुओं के बीच की जो दूरी है वो तो समान रहती है, लेकिन कैसी पाई जाती है? हेलिकल, यानी घुमावदार पाई जाती है। डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, द्विरज्जु की कुंडलित। कुंडलित का मतलब है कि अपनी अक्ष पर क्या रहती है? ये घूमी हुई रहती है, घुमावदार रहती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो दिख तो ऐसा रहा है कि इनके बीच की यहाँ पर दूरी घट गई और यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों रज्जुओं के बीच की दूरी तो सेम है, लेकिन वो अक्ष पर घूमने की वजह से हमें जो संरचना वो दिखाई दे रही है, जब हम सामने से देखते हैं तो इस तरह की दिखाई देती है कि यहाँ पर ये जो दोनों रज्जु है वो पास पास आ गए, जबकि वास्तविकता में क्या होता है कि जो दोनों कॉर्ड हैं उनके बीच की दूरी समान रहती है। और किसके द्वारा जुड़े रहते हैं दोनों रज्जु आपस में? नाइट्रोजन क्षारों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों रज्जु आपस में घुमा घूम जाते हैं एक अक्ष पर, तो दूर से कैसे दिखाई दे रहे हैं ये? कि भाई एक इसका घुमाव ये है और एक घुमाव ये है। ठीक है, तो प्रत्येक घुमाव में, ठीक है, यानी एक जो कुंडलन बन रहे हैं, इसके प्रत्येक घुमाव में जो कुंडलन में न्यूक्लियोटाइडों की जो संख्या है, जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 10 होती है। ठीक है, और वहीं डीएनए के कुंडलन की लंबाई की बात करें, इसके इस कुंडलन की लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी है इसकी? ये जो पूरी लंबाई है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब इसने कह दिया कि इसकी जो लंबाई है वो तो 34 एंगस्ट्रॉम हो गई, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यानी हम बात कर चुके हैं न्यूक्लियोटाइड किसे कह रहे हैं हम? कि शर्करा हो गई, ठीक है, फॉस्फेट समूह हो गया और नाइट्रोजन क्षार हो गया। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं इस तरह से। इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, एक, दो, इस तरह से 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो जब टोटल लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 10 है, तो दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो दो न्यूक्लियोटाइडों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो ये कुंडलन का व्यास होता है, ठीक है, यानी दोनों रज्जुओं के जो बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कुंडलन के व्यास की बात करें तो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। और दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य जो बंध है वो कितना है? वो कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो बंध है वो कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक। और न्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो बंध होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। कैसे? यहां पर हम बात करें, ये जो बंद हो गया ये कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बंद हो गया। और ये वाला जो बंद हो गया ये क्या है? नाइट्रोजन क्षार, और ये क्या हो गई? शर्करा। तो यहां पर ये वाला जो बंद होगा ये कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, ये किस किस के मध्य है? नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के मध्य है। और ये वाला बंद, ये जो पूरा है, ये कौन सा होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बंद। फॉस्फोडाइएस्टर।
ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके मध्य है न्यूक्लियोटाइडों के। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के बॉन्ड यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, द्विरज्जुकी कुंडलित मॉडल है। ठीक है, इसका जो ये मॉडल दिया था, किसने दिया था, द्विरज्जुकी कुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके अनुसार जो इसके दोनों रज्जु हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, यानी दोनों की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। एक की दिशा 3-5 होती है, तो दूसरे की 5-3 होती है। और दो नाइट्रोजन जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कैसी रहती है, समान रहती है, लेकिन अपनी अक्ष पर घूमने के कारण ये हमें ऐसी प्रतीत होती है कि इनके मध्य क्या बन रहे हैं, कुंडलन बन रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडलन में जो न्यूक्लियोटाइड हैं कितनी संख्या होती है, उनकी 10 होती है। और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी फिर, यानी पूरे कुंडलन की लंबाई 10, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो के बीच कितनी हो जाएगी, 10 न्यूक्लियोटाइड है तो 10 का भाग लगा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। और कुंडलन का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो बंध है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। और न्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो बंध है वो कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जो आरएनए है उसमें और क्या चीज होती है, दोनों में जो विशेष अंतर है वो क्या पाया जाता है। देखो, डीएनए की बात करें तो नाम से पता चल रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी यहाँ पर कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसका एक तो पूरा नाम हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है 5 कार्बन वाली, वहीं आरएनए में डीऑक्सीराइबोज के स्थान पर 5 कार्बन युक्त जो शर्करा है वो कौन सी होती है, राइबोस होती है। ठीक है, डीएनए जो है दोहरी कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, द्विरज्जु की अवस्था होती है, जबकि आरएनए कैसी है, केवल सिंगल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड, इसमें दो स्टैंड नहीं होती, कैसी होती है, सिंगल स्टैंड में पाई जाती है। ठीक, जो डीएनए है वो सभी यूकैरियोटिक जीव में, उच्च कशेरुकीय प्राणियों में यह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो सामान्य रूप से क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं उनका काम होता है कि किसी भी जीव के जो गुण हैं, ठीक है, उनको उसके संतानों तक पहुंचाना या उसकी पीढ़ियों में आगे ले जाना, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। तो जो यूकैरियोट्स हैं इनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा हो गया, डीएनए हो गया। यानी यह जो गुणसूत्र हैं उनके रूप में उन जीवों के आनुवांशिक गुणों को उनकी संतानों में पहुंचाता है। जबकि आरएनए जो है मुख्य रूप से पेड़ पौधों में इनकी कोशिकाओं पाया जाता है और वायरस में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों में जो आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेगा या उनकी संतानों में पहुंचेगा वो किसके द्वारा पहुंचेगा, आरएनए के द्वारा पहुंचेगा। उसी प्रकार से वायरसों में भी आरएनए के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है या उनकी संतानों में पहुंचता है। अब हम इसके संगठन की बात करें, यानी हमने जैसे पहले बात की थी कि तीन चीजें पाई जाती हैं डीएनए, राइबोस डीऑक्सी राइबोस थी वहां पर, यहाँ पर क्या हो गई, राइबोज हो गई। वहां पर फॉस्फेट समूह था, यहाँ भी फॉस्फेट समूह होता है। वहां नाइट्रोजन क्षार थे, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार होते हैं। फिर अंतर क्या है, एक अंतर तो आ गया कहां पर, राइबोस शर्करा में आ गया। ठीक है, पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार तो सेम पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन, लेकिन पिरिमिडीन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर थाइमिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। जबकि यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल जो नाइट्रोजन क्षार है वो किस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ठीक है,
तो आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है। अगला है कि जो डीएनए है, चारगाफ के नियम का पालन करता है। और चारगाफ का नियम क्या था कि प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो अनुपात है वो एक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यूरिन की मात्रा और पिरिमिडीन की मात्रा कैसी होती है, समान होती है। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्यूरिन अपॉन पिरिमिडीन इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा कितनी कैसी होती है, समान होती है। क्यों? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड संरचना है। डबल स्टैंडर्ड है तो एक तरफ तो प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे, दूसरी तरफ पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे। ठीक है। तो उनकी मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि प्यूरिन ही किससे जुड़ता है, पिरिमिडीन से जुड़ता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जितनी मात्रा में प्यूरिन पाया जाएगा उतनी ही मात्रा में पिरिमिडीन पाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई मान लो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में हमें पता है कि तीन चीजें पाई जाती है। एक तो शर्करा हो गई, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्षार रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, नाइट्रोजन क्षार रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, फॉस्फेट समूह रहेगा, फॉस्फेट समूह रहेगा, और फॉस्फेट समूह रहेगा। ठीक है। अब हमें ये पता है कि यदि हम डीएनए की बात करें, तो यदि यहाँ पर एडेनिन है तो दूसरी तरफ क्या पाया जाएगा, थाइमीन पाया जाएगा। अगर यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन पाया जाएगा। तो इस तरह से प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा क्या रहती है, समान रहती है। यदि वहीं ये केवल आरएनए है, ठीक है, यदि केवल ये आरएनए है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी एडेनिन आ जाए, यहाँ पर भी एडेनिन आ जाए, और यहाँ पर साइटोसिन आ जाए। अब इनकी मात्रा क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल रज्जु की है नहीं, तो दूसरी तरफ इसकी मात्रा को बैलेंस करने के लिए दूसरा नाइट्रोजन क्षार तो आएगा नहीं। ठीक है। तो केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक रहेगा, ये आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है। क्या रहेंगे, ये जुड़े हुए रहेंगे इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा। लेकिन प्यूरिन की मात्रा को या पिरिमिडिन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ जो दूसरा नाइट्रोजन क्षार है वो नहीं पाया जाता है, किसमें, आरएनए में। जबकि डीएनए में प्यूरिन का अपोजिट, यानी एक दूसरे के अपोजिट नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। लेकिन आरएनए में ऐसा फिक्स नहीं होता, हो सकता है कि जो नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर एडेनिन एडेनिन ज्यादा हो गए और ग्वानिन कम रह गया। ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन मतलब जो नाइट्रोजन क्षार हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन, उनकी मात्रा फिक्स नहीं होती है। जरूरी नहीं कि उनकी मात्रा बराबर हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्यूरिन की मात्रा और पिरिमिडिन की मात्रा आरएनए में समान नहीं होती है, अर्थात ये चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उसकी मात्रा को, नाइट्रोजन क्षार की मात्रा को बैलेंस करने के लिए दूसरा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अब है कि जो डीएनए है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। अर्थात यह डीएनए स्वयं डीएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक है। डीएनए अपना निर्माण स्वयं कर लेता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या द्विगुणन। यानी अपनी जैसी प्रतिकृति तैयार करने को हम क्या बोलते हैं, द्विगुणन। ठीक है। और जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। ठीक है। जो आरएनए है वह अपनी स्वयं की प्रतिकृति तैयार नहीं कर सकता। अगला है कि जो डीएनए है, डीएनए के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। जबकि आरएनए के कितने प्रकार हैं, तीन, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, और इसका हो गया ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। देखो,
आरएनए के, पहला है एमआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए। दूसरा होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब देखो इनका काम क्या है। मैसेंजर आरएनए है, ये क्या है, संदेशवाहक का काम करता है। कि जो कोशिका है उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चल रही होती हैं, उसकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, अलग अलग प्रकार की चीजों के निर्माण के लिए तरह तरह की प्रोटीन्स के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो केंद्रक के द्वारा कोशिका में के अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को भेजा जाता है। ठीक है, कि भाई कहां पर भेजा जाता है, राइबोसोम के पास भेजा जाता है, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। वहां पर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो जो एमआरएनए है, यह सूचनाओं को, तभी तो बोल रहे हैं संदेशवाहक, सूचनाओं को किसकी, केंद्रक की, केंद्रक की सूचनाओं को कहां तक पहुंचाता है, ये राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है। और राइबोसोम के पास पहुंचा करके राइबोसोमल आरएनए जो होता है, यह राइबोसोम के द्वारा उस प्रकार की प्रोटीन के निर्माण को करवाता है। क्या करवाता है, आदेशानुसार या सूचनाओं के अनुसार प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक। और ट्रांसफर आरएनए क्या है, कि जो राइबोसोम यानी जो प्रोटीन फैक्ट्री, वहां पर जो प्रोटीन बनी है उसको ट्रांसफर करता है, ले जाता है। ठीक है। क्या करता है, प्रोटीन किस क्या है, अमीनो अम्ल है। ठीक है। क्या करता है, उनका परिवहन करता है। तो ये होते हैं आरएनए के बारे में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं। क्या है, पहला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि जो डीएनए है उससे किसका निर्माण, आरएनए का निर्माण, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। और ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, और रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का निर्माण। ठीक है। सामान्यतः जो डीएनए है उसको विकसित रूप माना गया है किसका, न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है। तो आरएनए के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए डीएनए से डीएनए के निर्माण को क्या बोलते हैं, हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। और ट्रांसलेशन किसे कहेंगे, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। और ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे, डीएनए से आरएनए का निर्माण। ठीक है। क्योंकि जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि डीएनए के द्वारा जो आदेश प्राप्त होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है, आरएनए के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण के लिए। और उसके अनुसार, इस आरएनए के अनुसार प्रोटीन का निर्माण किया जाता है राइबोसोम्स के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। अब एक टर्म आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे, यानी उल्टा हो गया ट्रांसक्रिप्शन का। सामान्यतः किससे, डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आरएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। ठीक है, यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, तो यह बात होती है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। सबसे पहले तो यही कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या है, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इन दोनों में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो क्या है, एक तो शर्करा का हो गया जिसके आधार पर इनका नाम रखा गया है, डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोनों ही जो शर्कराएं हैं, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, 5 कार्बन वाली होती है। ठीक है, अब जो डीएनए है वो यूकेरियोट्स में पाया जाता है, जबकि आरएनए किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे और वायरसों में पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं हम इसके कंपोजिशन की। कंपोजिशन में चाहे न्यूक्लिक अम्ल की हम बात करें सामान्य रूप से, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही पेंटोस शर्करा पाई जाती है, यानी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, दूसरा है कि इनका नाइट्रोजन क्षार, दोनों में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एक समूह प्यूरिन होता है, दूसरा समूह पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन समूह के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगर हम प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारों की बात करें हम, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और जबकि डीएनए में यूरेसिल अनुपस्थित होता है। ठीक, और आगे हम बात करें, तीसरा जो भाग होता है न्यूक्लिक अम्ल का, वो कौन सा होता है, फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, तो ये बात है मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। डीएनए से डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जबकि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन होता है, तो इसके द्वारा क्या होगा, प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक, तो इस तरह से न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमारी यहाँ पर बात कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।